नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश को सुलगाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। युवाओं को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है और नतीजा ये कि शहर शहर हिंसा की आशंका गहराती जा रही है। 3 जून याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में कानपुर दंगे का सेंटर था। एक हफ्ते बाद 10 जून को प्रयागराज और अब 17 जून को लेकर भी बड़ा अलर्ट है। ये अलर्ट क्या है और इस अलर्ट को लेकर कितना गंभीर होने की जरूरत है, जानने के लिए चंदन का रुख करते हैं। बिल्कुल अदिति, 17 तारीख को लेकर के उत्तर प्रदेश की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एलआईयू ने यूपी सरकार को एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी में शुक्रवार को बड़ी साजिश की आशंका है। 3 और 10 का जैसे आपने बताया हिंसा हुई, अब 17 यानी जो अगला शुक्रवार है पुलिस के लिए फिर से चुनौती बन सकता है, क्योंकि जुमे की नमाज के बाद बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। एलआईयू ने इसके बारे में बाकायदा इनपुट दिया है। इस दौरान यूपी में फिर से कई जिलों में प्रदर्शन और प्रदर्शन के साथ साथ अशांति फैलाने की साजिश रची जा सकती है और ऐसे में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि सवाल यही है कि क्या 3 को शुक्रवार को, 10 तारीख को शुक्रवार को और अब 17 तारीख की जो शुक्रवार आने जा रहा है कुछ खतरनाक होने जा रहा है, और क्या इस बार यूपी में हिंसा का सेंटर जो है वो बरेली होगा। मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता, हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी इस पर। अपील क्या करना चाहेंगे, मुसलमान फिर गौर करेगा, बैठेगा, मिलजुल कर बैठ के सोच अपनी हिफाजत के लिए बहरहाल वो कुछ प्लानिंग करेगा। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र की इंतहा हो रही है। अगर यही मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं ना, कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई हम मरने के लिए निकले, आने मानो सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे। तुम इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी का जवाब भी तुम्हें देना आता है और दे सकते हैं। इन बयानों का मतलब कुछ समझे। मतलब ये था कि हिंसा बेवजह नहीं होती, पत्थर वैसे ही नहीं फेंके जाते, आग वैसे नहीं लगती। इसके पीछे भड़काऊ बयानों की लंबी लिस्ट होती है। इस बार भी पहले भड़काऊ बयान दिए गए, फिर हिंसा हुई। उपद्रव की यह खौफनाक कहानी ऐसे ही आगे बढ़ रही है। 3 तलाक, सीएए, एनआरसी, हिजाब, अजान की आवाज और ज्ञानवापी से होता हुआ मजहबी विवाद नुपुर शर्मा के बयान के बाद हिंसक हो चुका है। हर हिंसा से पहले एक नहीं कई लोगों के कई बयानों ने इतनी आग लगाई कि यूपी के शहर जल उठे। 3 जून को कानपुर सुलगा, 10 जून को प्रयागराज समेत कई शहरों में हिंसा भड़की और अब 17 जून को लेकर एलआईयू ने बड़ा अलर्ट दिया है। सवाल यह है कि क्या इस बार बरेली होगा हिंसा का सेंटर। ये आशंका इसलिए गहराई है क्योंकि एक ओर 17 जून को लेकर यूपी की एलआईयू का इनपुट है और दूसरी ओर 17 जून को ही बरेली में तौकीर रजा ने बड़े जलसे का ऐलान किया है। लेकिन इस जलसे से पहले तौकीर रजा के बयान सुन लीजिए। हमने बहुत बर्दाश्त किया है। हनुमान चालीसा तुमने हमारी मस्जिदों के आगे पढ़ा, हमने सब्र किया। हनुमान चालीसा हिंदू को पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ो। हिंदू नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा। लेकिन तू हनुमान के लिए नहीं पढ़ रहा था, तू मुसलमान को सताने के लिए पढ़ रहा था। तौकीर रजा के बयान सिर्फ बर्दाश्त की सीमा तक सिमट जाते तो बात क्या थी, लेकिन वो धमकाने की हद तक उतर आए। इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी का जवाब भी तुम्हें देना आता है और दे सकते हैं। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी तक तौकीर रजा न खुद रुकेंगे न कौम को रोकेंगे। मैं देख रहा हूं कि किसी ने जुर्म किया, उसको जुर्म मान लिया गया, पार्टी से बरतरफ कर दिया गया,
जब जुर्म मान लिया गया तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे ये कौम मानने वाली नहीं है। एक और नुपुर की गिरफ्तारी की मांग है, उसके लिए धरना प्रदर्शन का ऐलान है, लेकिन उपद्रव पर मौलाना मौन है। पत्थरबाजों पर तौकीर रजा चुप हैं, लेकिन पुलिस के एक्शन को मुसलमानों के खिलाफ बताकर उन्हें उकसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मुसलमानों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। अपने इस ऐलान के साथ मौलाना तौकीर रजा मैदान में हैं। 17 जून को बरेली में तौकीर रजा ने जलसे का ऐलान किया है। बरेली के इस्लामिया मैदान में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाना है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए महिलाओं और बच्चों को भी बुलाया गया है। मौलाना प्रदर्शन पर अड़े हैं और दूसरी ओर यूपी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU की रिपोर्ट गंभीर और खतरनाक इशारा कर रही है। सवाल है कि क्या 2 दिन बाद कुछ बड़ा होने वाला है? मौलाना तौकीर रजा का धरना प्रदर्शन का ऐलान चाहे शांतिपूर्ण ही हो, लेकिन क्या तौकीर रजा ये गारंटी ले सकते हैं कि हिंसा नहीं होगी? क्या तौकीर रजा ये गारंटी ले सकते हैं कि प्रदर्शन को पत्थरबाज हाईजैक नहीं कर लेंगे? क्या तौकीर रजा उपद्रवियों की गारंटी ले सकते हैं? देश में माहौल संवेदनशील है और ऐसे वक्त में शांति का रास्ता ढूंढने की जगह मौलाना के इस प्रदर्शन से क्या विवाद नहीं भड़केगा? मौलाना इस पर मौन है, लेकिन यूपी पुलिस ने चेतावनी दे दी है। दंगे और हिंसा की किसी भी कार्रवाई पर सख्त एक्शन होगा और इसलिए बरेली जोन के ADG ने लोगों से इस प्रदर्शन में शामिल न होने की अपील की है। वर्तमान में बरेली जोन के सभी जनपदों में और बरेली जनपद में भी धारा 144 CRPC के तहत निषेधाज्ञा लागू है और इसमें प्रशासन से अनुमति के बगैर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन जुलूस इस पे प्रतिबंध लगा है और ऐसे कोई भी तत्व जो इस तरह का कृत्य करेगा उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने भी साफ कह दिया है कि अगर कोई बवाल करेगा तो बाबा का बुलडोजर काम करेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अगर कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो योगी जी को जो हम लोग बाबा बुलडोजर बोलते हैं वो केवल इसलिए नहीं कि अतिक्रमण हटता है, इसलिए कि जो हॉर्स पावर है, जो शक्ति है, वो भी उनके अंदर है निर्णय लेने की। जो लोग मजहब के नाम पर मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, उन्हें बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन का पैगाम जरूर सुनना चाहिए। पत्थर उठाना, लाठी डंडे उठाना, गाड़ियों को आग लगाना जायज़ करार दिया जा सकता है, इसको कतई जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। ये सरासर गलत है और गलत है। तो आपके सामने एक और तौकीर रजा जैसे मौलाना हैं, तो दूसरी ओर शहाबुद्दीन रिजवी जैसे मौलाना। एक और अमन की बात है और एक और प्रदर्शन का संग्राम है। तय आपको करना है कि रास्ता कौन सा चुनना है, क्योंकि हिंसा चाहे किसी की वजह से हो, देश हित में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपके लिए जानना भी जरूरी है कि मौलाना तौकीर रजा की तकरीर अक्सर भड़काने वाली रहती है। अपने बयानों से अक्सर वो विवाद खड़े करते रहते हैं। चंदन हमारे साथ हैं, तौकीर रजा के बारे में, ऐसे ही विवादित बयानों के बारे में और डिटेल्स दे रहे हैं। बिल्कुल अदिति, अगर तौकीर रजा की बात की जाए तो विवादित बयानों के मामले में उन्हें सीरियल ऑफेंडर कहा जा सकता है, क्योंकि बरेली में उन्होंने शुक्रवार को जो प्रदर्शन का ऐलान किया है उनका चरित्र ही भड़काऊ रहा है। अपने दर्शकों को मैं उनके कुछ बयानों के बारे में बताना चाहता हूं ताकि पता चल सके कि उनकी छवि कैसी है और वो किस तरह मुस्लिमों को भड़काने का काम करते हैं। 22 अप्रैल 2022 को तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमान सड़क पर उतरा तो किसी से संभलेगा नहीं। इससे पहले 19 जनवरी 2022 को उन्होंने कहा था कि बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकी शहीद घोषित किए जाएं। इसके अलावा 7 जनवरी 2022 को उन्होंने तकरीर की कि मुस्लिम नौजवानों ने कानून हाथ में ले लिया तो छिपने की जगह नहीं मिलेगी। एक के बाद एक भड़काऊ बयानों का उनका सिलसिला रहा है। इससे पहले 23 दिसंबर 2021 को CAA कानून पर उन्होंने कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी। यही नहीं, साल 2016 में ट्रिपल तलाक को लेकर उठे विवाद के बाद वो बोले थे कि हिंदू धर्म में एक महिला के 5 पति हो सकते हैं। तो इस तरह के बयानबाजी वो लगातार अदिति करते रहे हैं।
तो विवादित बयान उनके रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि मुस्लिम नौजवानों को किसी भी तरीके से उकसाया ना जाए, लेकिन चिंता इस वक्त जो है वो ये है कि 2 दिन बाद शुक्रवार के दिन कहीं फिर से हिंसा भड़काने की साजिश तो नहीं की जाएगी। देश हित में जरूरी है कि आप संभल कर रहें। सोशल मीडिया या फिर आपके व्हाट्सएप पर आ रहे भड़काऊ वीडियो पर बिल्कुल ध्यान ना दें, उन्हें आगे ना बढ़ाएं, फॉरवर्ड ना करें, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे अशांति फैले, क्योंकि अशांति फैलाने का अंजाम क्या होता है इसे हम और आप कानपुर और प्रयागराज में पुलिस की कार्रवाई के जरिए देख रहे हैं। पिछले शुक्रवार को प्रयागराज में हिंसा भड़की थी, इसे लेकर कई खुलासे हुए हैं। पुलिस को प्रयागराज के अटाला में हिंसा से पहले पूरी रात 300 मोबाइल नंबर्स एक्टिव मिले। पुलिस इस बात की पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हिंसा से पहले गुरुवार पूरी रात ये 300 नंबर अटाला में एक्टिव क्यों थे, और साथ ही ये भी कि आखिर 150 संदिग्ध गाड़ियां हिंसा वाले क्षेत्र में लगातार क्यों चक्कर लगा रही थी। चंदन, बिल्कुल, अटाला हिंसा को लेकर के बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं और एक बड़ी खबर यह है कि अब तक इस मामले में 92 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी प्रयागराज से अब तक 92 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर बात की जाए इस हिंसा की, तो हिंसा के आरोपियों को नैनी के जेल में अलग अलग बैरकों में रखा गया है और जेल में बंद जो आरोपी हैं उन पर विशेष नजर रखी जा रही है, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी खतरनाक रहा है। अंदर भी गोलबंदी ना करें, इसके लिए सीसीटीवी कैमरों से बैरकों की 24 घंटे निगरानी भी की जा रही है और इनकी सुरक्षा को लेकर भी विशेष सावधानी जेल के अंदर बरती जा रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है और इसके साथ साथ इनसे पूछताछ भी की जा रही है। ये वो मोबाइल फोन हैं जो 9 जून की रात यानी हिंसा से पहले की रात प्रयागराज के अटाला में रात भर बजते रहे। 10 जून को दिन में अटाला में हिंसा हुई और हिंसा से पहले करीब 300 लोग ऐसे थे जो रात भर जग रहे थे। लेकिन क्यों? सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अटाला में 300 संदिग्ध मोबाइल नंबर की पहचान की है। हिंसा से पहले ये 300 नंबर एक दूसरे से संपर्क में थे। शुक्रवार की हिंसा से पहले गुरुवार की रात भर ये नंबर एक्टिव रहे। पुलिस अब इन नंबरों का उपद्रवियों और गिरफ्तार साजिशकर्ताओं के नंबर से मिलान करेगी। पुलिस इन संदिग्ध 300 मोबाइल नंबरों की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाने में भी जुटी है। तो क्या इन मोबाइल नंबर से हिंसा की प्लानिंग हो रही थी या फिर इन नंबरों से लोगों को हिंसा के लिए भड़काया जा रहा था? पुलिस इस साजिश को सुलझाने में जुटी है। मुकदमा दर्ज है, 70 नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं। उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है या की जाएगी जो वास्तव में शामिल हैं और जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हिंसा की साजिश को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। अटाला हिंसा को लेकर पुलिस 150 संदिग्ध गाड़ियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये 150 गाड़ियां हिंसा वाले इलाके में लगातार दौड़ रही थी। इनमें से करीब 100 2 पहिया और 50 4 पहिया गाड़ियां थी। पुलिस इन गाड़ियों के मालिक का पता लगा रही है। अगर हिंसा में इन गाड़ियों के इस्तेमाल की बात सामने आती है तो उन्हें सीज कर लिया जाएगा। अटाला हिंसा में सोशल मीडिया के भी गलत इस्तेमाल की बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे ग्रुप बनाकर लोगों को भड़काया गया। पुलिस अब इन सोशल मीडिया के शैतानों पर भी शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ जब भी कोई पोस्ट आती है, हमारा सोशल मीडिया सेल एक्टिव है, तुरंत ही उसको पकड़ करके कार्रवाई की जाती है, मुकदमा एफआईआर दर्ज की जाती है। पुलिस ने इनमें से कई पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब भी कई पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस कैमरों के जरिए हिंसा करने वालों की पहचान होने के बावजूद कई दंगाइयों का पता नहीं चल पा रहा है। लिहाजा पुलिस अब इनकी धरपकड़ के लिए पोस्टर लगाने की तैयारी कर रही है। अब तक इसमें 337 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यहाँ अगर किसी को कोई भी अपना पत्रक देना हो तो 2 या 4 की संख्या में आके वहाँ जिले के अधिकारियों को दे सकते हैं। इस बीच प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का घर बुलडोजर से गिराने को लेकर सियासत तेज हो गई है। बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर AIMIM और बीजेपी में वार पलटवार जारी है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं
वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। कहीं भी समाज विरोधी काम अगर कोई कर रहा है, प्रदेश और देश विरोधी काम अगर कोई कर रहा है, तो जांच होनी चाहिए। उसके दायरे में जो भी आए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी मोहम्मद जावेद की बेटी आफरीन फातिमा भी विवादों में है। आफरीन ने अपने ट्विटर अकाउंट में लोकेशन की जगह लिंचिस्तान लिखा है। आफरीन के पिता पर कार्रवाई के बाद उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। अपने कैंपसेस से तो आप हम पर लाठी चार्ज और टीयर गैस फायर करते हैं। किस कैंपस में टीयर गैस और स्टन ग्रेनेड और रबर बुलेट्स और पैलेट्स इस्तेमाल होते हैं? किस कैंपस में इस्तेमाल होते हैं? नहीं, सिर्फ मुस्लिम कैंपसेस में इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल प्रयागराज पुलिस अगले जुमे की नमाज से पहले उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लेकर ऐसी नजीर पेश करना चाहती है जिससे कि अटाला हिंसा जैसी तस्वीरें फिर से देखने को ना मिले। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर प्रदेश में हिंसा के शुक्रवार एडिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत दरअसल हुई कानपुर से। तारीख थी 3 जून और कानपुर में हिंसा हुई। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आप जानते हैं जफर हयात। उससे जुड़ी कई अहम जानकारियां जानने के लिए चलते हैं चंदन के पास। बिल्कुल अदिति, जफर हयात के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात को बिरयानी की दुकान वाले फंडिंग करते थे। जफर हयात को हो रही फंडिंग में एक बाबा बिरयानी की दुकान है, उसके मालिक की भूमिका इसमें सामने आ रही है। अब एटीएस और एसआईटी की पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है और हयात को फंडिंग को लेकर कई बिल्डर भी पुलिस की राडार पर हैं। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि नई सड़क पर हिंसा के लिए कानपुर में उन्नाव से भीड़ बुलाई गई थी, यानी दूसरे जिलों से भी भीड़ बुलाई गई थी अदिति। और ये भी हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी होगा चंदन कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरती है, सख्त कार्रवाई की है। 10 जून को राज्य के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हुई थी और आज सुबह 7 बजे तक अगर हम बताएं उपद्रवियों की गिरफ्तारी को लेकर तो 337 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कौन से शहर से कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं चंदन? बिल्कुल, अगर गिरफ्तारियों की बात की जाए, इन 337 गिरफ्तारियों में से अकेले प्रयागराज से 92 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। प्रयागराज, जहां पर अटाला इलाके में जबरदस्त हिंसा हुई थी, यहां से 92 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है जिन्होंने हिंसा की है उपद्रवी। सहारनपुर की अगर बात करें तो यहां से 83 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, शहर में आग लगाई। हाथरस से 52 लोगों को पकड़ा गया है। इसके अलावा अन्य जिलों की बात करें तो मुरादाबाद से 40 उपद्रवियों को पकड़ा गया है। दंगाइयों पर लगातार एक्शन जारी है। फिरोजाबाद से 18 लोगों को पकड़ा गया है। इसके अलावा बात करें अंबेडकर नगर से तो 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यानी पैन यूपी जगह जगह गिरफ्तारियां हो रही हैं। और आपको यह भी बता दें कि यूपी में 10 जून की जो हिंसा हुई है उसको लेकर के अदिति कुल 13 एफआईआर दर्ज की गई है।